जो रेजिस्टेंस का है ना, देखो व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current flowing in a circuit, और हम बोल देते हैं सिंपली a conductor, is directly proportional to the potential difference applied across its ends। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ये हम कोई कंडक्टर ले रहे हैं और सपोज इसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट क्या रहता है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, उस पोटेंशियल की भी हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है यहाँ पर, तो इस पोटेंशियल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। यहाँ से हम राइट कर सकते हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब हम रिमूव करते हैं, V इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है R, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड as the opposition offered by the conductor in the flow of electrons। कंडक्टर क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में जो अपोजिशन ऑफर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये अपोजिशन ऑफर होती किस वजह से, कंडक्टर के अंदर हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर्स रहते हैं। सबसे पहला चार्ज कैरियर जिसको हम बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर दो चार्ज कैरियर्स विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन ए कंडक्टर। यानी कि ऐसे चार्ज कैरियर्स जो कंडक्टर के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स। और दूसरा हमारे पास है इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। इमोबाइल चार्ज कैरियर्स यहाँ पर रहते हैं जो अपनी प्लेस को छोड़ करके दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। ये नेगेटिवली चार्ज आयंस भी रह सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी होते हैं। अब ये जो आयंस हैं, जैसे ही सपोज ये मैंने यहाँ पर कंडक्टर का एग्जांपल लिया है। अब इस कंडक्टर के अंदर जैसे ही हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, बैटरी से सर्किट को क्लोज कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे इस डायरेक्शन में। सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारा मूव करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। तो सपोज यहाँ पर इमोबाइल आयंस है हमारे, ठीक है, तो ये इमोबाइल आयंस क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या होता है, थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर जाता है, या फिर हम बोले कि रुक जाता है। उनके मोशन के अंदर एक अपोजिशन ऑफर होती है, और उसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर है सभी को कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सर्किट के अंदर ऑफर किस वजह से होता है कंडक्टर में। ओके, तो ये हमारा रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस की यहाँ से अगर हमें यूनिट को डिफाइन करना हो तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन I। V पोटेंशियल के लिए हमारे पास यूनिट रहती है वोल्ट, करंट के लिए एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं ओम, OHM सिंबल रहेगा इसका ये, और इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओमेगा। तो यहां से अगर आपसे पूछा, हाँ सर, वोल्ट के बाय में क्या एम्पियर, करंट की जो यूनिट है वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट और करंट की यूनिट एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज ओम। ठीक है, तो यहां से अगर हमसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन 1 ओम
तो 1 ohm इज द opposition offered by a conductor or the resistance offered by a conductor when 1 ampere current, when it is connected to a potential difference of 1 volt and 1 ampere current is flowing through it. Means एक कंडक्टर है हमारे पास और उसमें से उसको हमने 1 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो जो ओपोजिशन रहेगा या फिर जो रेजिस्टेंस रहेगा कंडक्टर का वो किसके इक्वल रहेगा, 1 ओम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें बताना है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक है, अब ओम्स लॉ के अंदर जो हमारी बुक में है एक कंडीशन और दे रखी है कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जो हमने रिलेशन निकाली है वो क्या रहती है, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हमारा टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तब हमारा पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, करंट के, और V इज इक्वल टू आई आर, ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सपोज दिस इज आवर गिवन कंडक्टर विच हैव ए लेंथ L and area of cross section is A. Okay. Factors affecting resistance पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस, सबसे पहले रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor। जो हमारे पास कंडक्टर की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। सेकंड है हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस is inversely proportional to area of cross section, area of cross section। डेली हो जाएगा फिर ये टेंडेंस स्कूल से नहीं गया आज। हेलो अंकल से तो शुरू देखो भैया, इंग्लिश से कुछ फर्क नहीं। माइक को म्यूट करो भैया अपनी। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करें, फर्स्ट और सेकंड को हम अगर हम कंबाइन करें तो एक नया रिजल्ट यहाँ पर बना है कि रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मींस हमने जो कंडक्टर लिया है वो मटेरियल कैसा है, कौन सा कंडक्टर है, हर एक कंडक्टर का जो नेचर रहेगा वो अलग अलग प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ओके, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा रो L बाय A। इस सिंबल को बोलते हैं RHO, रो, और ये यूज होता है हमारा रेजिस्टिविटी के लिए, R रेजिस्टिविटी के लिए। ठीक है, रो स्टैंड्स फॉर रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग जो मटेरियल्स हमारे पास रहेंगे, जैसे हम कॉपर के बारे में बात करते हैं, आयरन के बारे में बात करते हैं, हमारे टंगस्टन के बारे में बात करते हैं, तो ये अलग अलग मटेरियल्स हैं, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी रहेगी वो भी अलग अलग ही रहेगी। ऐसा नहीं कि सभी मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी सेम हो, अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हम रो के लिए वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये रहेगा RA अपॉन L।
रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास यूनिट है ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और लेंथ के लिए अगेन मीटर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास जो यूनिट आएगी वो रहेगी ओम मीटर। ठीक है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, नेक्स्ट इफ वी हैव टू डिफाइन रेजिस्टिविटी फ्रॉम दिस रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर हम लिख रहे हैं इफ R is equals to 1 ohm and if L is equals to 1 meter and area is equals to 1 meter square, ठीक है, देन रो इज इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास R के। तो यहाँ से हम हमारी रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्यूब ऑफ यूनिट डायमेंशंस। एक ऐसे क्यूब का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल रहता है जिसके डायमेंशंस क्या रहे, यूनिट रहे। ठीक है, यूनिट डायमेंशंस की क्यूब की जो रेजिस्टेंस होगी वही रेजिस्टिविटी के हमारे इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लो। यस सर। नो सर। ओके, अब इसके अंदर है ना हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना होता है रेजिस्टेंसेस का। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 3 नंबर के अंदर न्यूमेरिकल तुमसे हर बार पूछा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से लिंक्ड, और वहाँ पर हमें हर एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना होता है और हर एक रेजिस्टेंस के में से जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट करना सीखना है। मीन्स इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, 2 कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रहेगा, जैसे कुछ सिंबल बता देता हूं पहले मैं तुम्हें। ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसी के अंदर अगर हमसे ये बोला हुआ हो तो इसका मतलब होता है ये और ये, अगर हमें सिंबल दे रखा हो इसका मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और सर्किट के अंदर अगर सिंपल हमने ये लाइन यूज की है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास वायर को। ठीक है, अगर हमने ऐसे यूज किया है इसका मतलब है वायर्स ओवरलैप। ठीक है, वायर एक दूसरे के ऊपर से गई हुई है। नेक्स्ट, अगर हमने ये सिंबल यूज किया हुआ है, मतलब बीच में वायर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल टच होकर के जा रही हैं, तो इस ये रहेगा हमारे पास वायर कनेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल के लिए। ये जो है ये हमें रिप्रेजेंट करता है सेल को, और हम एक या एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है बैटरी। ठीक है, ये बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेल, वायर कनेक्टेड, ये वायर ओवरलैप, सिंपल वायर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस। अब एक की के लिए भी सिंबल है हमारे ये, और ये सिंबल अगर आपको मिल जाए, दोनों में से कोई भी हो, इसका मतलब रहता है ओपन की। ठीक है, और ये सिंबल हो और ये सिंबल हो, इन दोनों का मतलब होता है क्लोज्ड की। ठीक है, नेक्स्ट एमीटर अगर हमने सर्किट के अंदर लगाया हुआ है तो उसके लिए ए लिखा हुआ मिलेगा। वोल्टमीटर अगर सर्किट के अंदर लगाया हुआ है तो बी लिखा हुआ मिलेगा। गैल्वेनोमीटर अगर हमने सर्किट में लगाया हुआ है तो उसके लिए जी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एमीटर को।
ये हमारा वोल्टमीटर, ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब एमीटर यूज किस लिए करते हैं हम? टू मेजर द करंट। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टमीटर का यूज किया जाता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। गैल्वेनोमीटर का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू डिटेक्ट द करंट। करंट को डिटेक्ट करने के लिए जस्ट ये चेक करते हैं कि सर्किट के अंदर करंट है भी या नहीं, उसके लिए गैल्वेनोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंबल्स पता होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सर एमीटर किसके लिए यूज होता है? करंट को मेजर करने के लिए। ओके सर। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। इफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक, एक के बाद दूसरा, और अगर हमने इस तरह से रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ हो तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज ये हमने फर्स्ट जो रेजिस्टर लिया है इसका रेजिस्टेंस है R1, सेकंड का R2 और थर्ड के लिए R3, और इस सर्किट को हमने बाहर एक एक्सटर्नल सप्लाई के साथ अटैच कर दिया है, V वोल्टेज है जिसकी, और इसको हमने अटैच किया हुआ है। ठीक है, V सप्लाई यहाँ पे जा रही है। चलो मैं इसको कम्प्लीटली बना देता हूँ। ये बैटरी के साथ अटैच किया, ये की लगा दी, ऑन कर दिया, और ये करंट फ्लो कर रहा है I यहाँ पर। ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो V है। ठीक है, अब सीरीज के अंदर एक चीज सेम रहती है, करंट रिमेन्स सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है, और सेकंड आपको याद रखना है, वोल्टेज रिमेन्स सेम, या फिर वोल्टेज की जगह पोटेंशियल लिख लो, पोटेंशियल रिमेन्स सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो I करंट यहाँ से भी फ्लो करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। सपोज R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3। तो यहाँ पर अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू रहता है IR। ठीक है, हमें V1 फाइंड आउट करना है। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, एंड V3 इज इक्वल टू रहेगा I टाइम्स R3। ठीक है, अब ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है V, वो किसके इक्वल रहेगा? हमारे पास जो बैटरी ने सप्लाई किया उसके इक्वल, V1 प्लस V2 प्लस V3 राइट कर सकते हैं हम। ठीक है, V1, V2 और V3 की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। तो V इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस I टाइम्स R2 प्लस I टाइम्स R3। I ऑल ओवर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। I से क्या करेंगे? V को डिवाइड कर देंगे, V डिवाइड बाई I इज इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और V बाई I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, V इज इक्वल टू IR था, तो V बाई I इज इक्वल टू R आ गया था हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? R। सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया है तो इसको RS लिख देंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स जो टोटल करंट
जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा हमारे पास सर्किट का वो किसके इक्वल रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप चेक कैसे करोगी कि रजिस्टर्स आपके सीरीज में, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है कहीं पर भी सर्किट में, तो इट मीन्स हमारा सर्किट कैसा चलता जा रहा है, सीरीज का चलता जा रहा है। अब इसी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए आपसे, आर इक्वलेंट, व्हाट इज द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 R1 प्लस R2 की वैल्यू 2 है, R3 की वैल्यू 3 है, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 ओम के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार। मयंक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट छोड़ रहा हूं एक बार के लिए। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या रहेगा कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं उनका एक एंड तो एक कॉमन टर्मिनल के ऊपर अटैच रहेगा और बाकी दूसरा एंड दूसरे कॉमन टर्मिनल के ऊपर। जैसे रजिस्टर का एक एंड एक कॉमन टर्मिनल के ऊपर अटैच है यहाँ पर, और ये वाला एंड इन सभी का दूसरे कॉमन टर्मिनल के ऊपर अटैच है ऐसे। ठीक है, सपोज इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, इसका R2 और इसका R3। ठीक है, और इसको हमने एक एक्सटर्नल सप्लाई के साथ में अटैच किया हुआ है V वोल्ट के साथ। ये हमने की ऑन कर दी और ये सर्किट को अटैच कर, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर I, ये भी I करंट। लेकिन जैसे ही ये करंट यहाँ पर पहुँचेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, सपोज I1 चला गया, कुछ सामने की तरफ I2 चला गया सपोज, और नीचे की तरफ I3। ठीक है, अब पैरेलल में मैंने बताया था कि पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल सेम रहेगा तो ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V, इसके अक्रॉस भी V, और यहाँ पर भी V पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा। ठीक है, अगेन हम ओम्स लॉ अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर अब हमें फाइंड आउट करना है करंट। V इज इक्वल टू आई आर था, यहाँ से I की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो V बाई आर आ जाएगी। ठीक है, तो सेम केस में हमारे पास I1 इज इक्वल टू रहेगा V बाई R1, I2 रहेगा हमारे पास V डिवाइड बाई R2 एंड I3 रहेगा V डिवाइड बाई R3 के इक्वल। ठीक है, और टोटल करंट जो रहेगा हमारे सर्किट के अंदर, यही करंट I हमारे कितने पार्ट में डिवाइड हुआ था, 3 के अंदर, I2 और I3 के अंदर। तो I टोटल करंट किसके इक्वल होगा हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल। वैल्यूज अगर हम पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारे पास रिजल्ट आएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से अगर I को डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, I अपॉन V इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इसी रिजल्ट को अगर मैं दोबारा से यूज करूं तो यहाँ से 1 बाई R, जैसे ये V बाई R है, तो अगर V को नीचे ले आता हूँ मैं, I बाई V इज इक्वल टू 1 बाई R हो जाएगा। ठीक है, तो I बाई V को 1 बाई R से लिख सकते हैं हम, और पैरेलल के लिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा RP। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल रहेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, R1 की वैल्यू 3 ओम है, R2 की वैल्यू भी 3 ओम है, और R3 की वैल्यू भी 3 ओम के इक्वल है। तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3, और ये रहेगा हमारे पास 3 बाई 3 के। तो 1 मीन्स 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 है,
तो आर पी इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 ओम। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।